गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं कि मेरी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रही हैं। तो मेरा नाम अमन सिवाच है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है और ये 2016 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया और मैंने एमए हिस्ट्री किया जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है विद 80% मार्क्स। देन मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री में और मेरा परसेंटाइल रहा है 99.99 और लास्ट ईयर ही मेरा जो है एसटेट लेवल 3 पीजीटी भी क्वालिफाई हुआ है एंड सीटेट दैट इज़ बोथ लेवल जो पीआरटी और टीजीटी में जो दोनों लेवल्स होते हैं वो भी क्वालिफाई हुए हैं। जो सीटेट है वो पीजीटी में नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को एक बार शुरू करते हैं। इस क्लास में बेसिकली हम 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट वन इज एग्ज़ाम पैटर्न, सेकंड जो रहेगी वो रहेगी हमारी स्ट्रेटजी, और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेबस, और जो फोर्थ रहेगा वो रहेंगे हमारे कुछ मॉडल क्वेश्चंस। ये क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि सिलेबस तो हर कोई पढ़ लेता है, बुक्स कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि यूजीसी जो है वो क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करता है। हमारे सामने सिलेबस को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक टॉपिक अगर जैसे आपने पढ़ लिया लेकिन उसमें से आपको ये नहीं पता कि इसमें से 5 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो आप उसको क्रैक कैसे करोगे। आपने सिंपल ये देख लिया कि ये टॉपिक है, ये पढ़ लिया। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मैंने देखा अपने करियर में पढ़ाते हुए कि बच्चों को पेज नंबर तक याद रहते हैं कि सर इस पेज पे इस बुक पे ये टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उनसे अगर क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन का उनको पता ही नहीं चलता। तो क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि एनटीए है, यूजीसी हो, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करके हमारे सामने लेके आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मान लो क्रोनोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन हिस्ट्री में अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं कि हर बार क्रोनोलॉजी से ही आएगा। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि ये किस टाइम पे हुआ है, वो किस टाइम पे हुआ है, कौन इनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स रहे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है। तो जो छोटी डायनेस्टीज़ होती हैं उसमें बेसिकली क्रोनोलॉजी से आता है, लेकिन जो मिडिवल इंडिया जो है उसमें हमारे पे जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली थ्योरेटिकल रहता है। तो हम अपनी क्लास को थोड़ा सा अभी शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेक्शन में हम जो है अपना एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 2 का नहीं, पेपर 1 का भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पेपर 1 में जो रहता है ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। इसका अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें तो दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड में आपके रहते हैं। जो लास्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो जून 2018 में हुआ था। उसके बाद जो दिसंबर का जो एग्ज़ाम रहा है 2018 का, वो जो है हमारा ऑनलाइन मोड में होना शुरू हो गया था। तो ये देखिए, दोनों भी पेपर अब ऑनलाइन मोड में रहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि ये 3 आवर्स क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर। दोनों में ही, पेपर 1 में भी 3 आवर्स और पेपर 2 में भी 3 आवर्स है। इसको आप मिक्स नहीं कर लेना कि इसको आप ये जो है 3 आवर्स आपको इसके लिए इंडिविजुअली मिलेंगे और इस पेपर के लिए इंडिविजुअली मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि कंप्लीट जो आपका पेपर है वो 3 घंटे चलने वाला है, लेकिन ये दोनों ही पेपर आपके स्क्रीन के ऊपर 3 घंटे के लिए रहने वाले हैं। मतलब आपको ये सबमिट नहीं करना होता है कि फर्स्ट आपको ये पेपर करके आपको सबमिट करना पड़ेगा कि ये सेक्शन की तरह से आप सबमिट कर दो फिर उसके बाद इस पे आएंगे, ऐसा नहीं है। आप पूरे पेपर में ही इसको दोनों ही पेपर को सोल्व कर सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और अगर 3 घंटे के बाद आपने सबमिट नहीं भी किया तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो रहता है पेपर 1 जो है, जो नेट का जो एग्ज़ाम है ना वो 82 सब्जेक्ट्स में होता है। 82 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से एक जो है वो हिस्ट्री है। तो इन 82 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल, और ये जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें
क्वेश्चंस का मोड क्या रहता है, तो पेपर 1 में भी एमसीक्यूज रहते हैं और पेपर 2 में भी एमसीक्यूज रहते हैं। कुछ टाइम पहले तक शायद 2017 या 18 में जो है हिस्ट्री का पेपर 3 सेक्शन में होता था, शायद उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव भी रहता था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ऑनलाइन मोड रहेगा और आपको जो है एमसीक्यूज को ही क्रैक करना होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज पे ध्यान दीजिए। कहानियाँ आपको कोई भी सुना के जा सकता है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ, मिडिवल में ऐसा हुआ, एंशिएंट में ऐसा हुआ या मॉडर्न में ऐसा था, लेकिन आपको अल्टीमेटली फ़िलहाल आपको अपना एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपको क्रैक करना है। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज़ वगैरह ये सब अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी हमें सिलेबस के ऊपर बात करनी है। तो इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो वही इंटू 2 में हो जाएगा, वही इंटू 2 में ये हो जाएगा, तो ये 100 मार्क्स में हो जाएगा, ये 200 में हो जाएगा। फाइनल मेरिट जो आपकी लगती है ना, वो 300 मार्क्स में से लगेगी। 300 मार्क्स में से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लगती है। और अगर हिस्ट्री के पेपर की बात करें, कि हम रेंज की बात अगर कर लेते हैं कि नेट कितने में क्वालिफाई होता है सर और जीआरएफ कितने में होता है, तो नेट की जो रेंज रहती है, बेसिकली नेट की जो रेंज रहती है वो रहती है अराउंड 160 टू 170। अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो आप ये सोच के चलिए कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ये जो मार्क्स रहते हैं लगभग कभी 162 कट ऑफ आती है, कभी 164 आ जाती है, ये इस तरह से रहते हैं। अगर जेआरएफ की बात करेंगे तो आपको 15 से 20 नंबर इसमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगी रेंज, अराउंड 180 टू 190 की रेंज रहती है। ये रेंज रहती है जेआरएफ के लिए, ठीक है, ये है नेट के लिए। तो ये इस रेंज में आपको काम करना होता है। अगर फिर फर्दर बाइफरकेशन अगर हम करेंगे इसकी मार्क्स की, तो कैसे रहते हैं इसके अंदर मार्क्स। मान लो कि आप इसमें कम से कम आपको 70 मार्क्स लेके आने होते हैं, कम से कम, तभी आप नेट के करीब जा पाएंगे। और पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर पेपर इसमें अगर आपको 70 से थोड़ा सा बढ़ेंगे, अगर आप 80 तक इसको लेके जा रहे हैं, तो ये मानिए कि इस एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं सबको, क्योंकि ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मास्टर डिग्री इसी सब्जेक्ट में करके आते हैं, तो सबको इंटरेस्ट रहता ही है। तो इसमें आपको 100 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। लेकिन इस पेपर की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अगर इसमें आप 80 लेके आ रहे हैं तो 80 और 100 180 हो जाते हैं, तो आप जेआरएफ की रेंज में आ जाएंगे। अगर आप इसमें कम लेके आ रहे हैं कि मान लो 170 तक रह रहा है, सॉरी सिर्फ 70 तक इसमें रह रहा है, तो अगर ये 70 और 100 करेंगे तो हम फिर आपकी नेट की रेंज रह जाएगी। तो आपको इस पर भी फोकस करना होता है और इस पर भी फोकस करना होता है। अगर आपने एक पेपर को ही खाली पढ़ा है और सेकंड पेपर को पढ़ा ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हम इसमें फर्दर इसमें मूव करते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप सेकंड पेपर हिस्ट्री की जो है तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी बेसिकली इसी पे रहेगी कि हमें इसको क्रैक कैसे करना है। तो ये अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। आपको ना किसी इधर उधर से किसी भी साइट से सिलेबस नहीं उठाना है, ऑथेंटिक सोर्स से उठाइए। मैंने इसमें डाला भी है, फर्दर स्लाइड्स में आपको मिल भी जाएगा। तो आपको जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कोई भी आपको बोल रहा है कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, क्योंकि आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ोगे उसको। आप एक बार सिलेबस को उठाइए, मैच कीजिए, उसके बाद आप अपना पढ़ना शुरू कीजिए। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, एनालाइज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर सेपरेटली। देखो हिस्ट्री में बेसिकली क्या रहता है कि हमें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुन के या किसी सर से बात करके या कुछ भी ऐसे पढ़ के हमें लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो है प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करना होता है और हर एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। जैसे मान लो कोई छोटी डायनेस्टीज़ हैं, किंगडम्स हैं, उसमें क्रोनोलॉजी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके ऊपर फिर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे अगर हम अशोका के टाइम की बात करें तो वहाँ से इंस्क्रिप्शंस पे या एडिक्ट्स पे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, थ्योरेटिकल जैसे बड़े क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। और अगर हम मुगल इंडिया की बात करें तो वहाँ से क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से है हमारा इसमें जो रहेगा, जब हम फर्दर क्लासेज इसको में कंडक्ट करेंगे तो हम आपको यही दिखाएंगे कि एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका टोटली डिफरेंट रहने वाला है, कि एक चैप्टर को हमने किसी और तरीके से किया है, सेकंड को किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें जो है उस चीज़ पे जाना है कि एनटीए क्या रिक्वायर कर रहा है, आपका जीआरएफ कैसे क्लियर होगा, उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो थर्ड पॉइंट को देखते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स जस्ट रीड 1 बुक 10 टाइम्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ एनटीए में कामयाब नहीं है, बाकी सभी चीज़ों में भी है। जैसे नेट की बात करें
किसी पे भी बात कर लो आप कि आपको एक टॉपिक 10 किताबों से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक जो नॉलेज होती है, जो कंटेंट होता है, वो तो सेम ही रहता है। उसमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप एक कंटेंट को बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो चला जाता है, इरिस्पेक्टिव कि आप अलग अलग बुक्स को पढ़ रहे हैं, फिर वो कंटेंट चेंज हो जाता है, फिर उसमें इतना कारगर वो रहता नहीं है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारे पास बुक्स रहती है ना, वो पहली बुक क्या रहती है जो हम बेसिकली फॉलो करते हैं, वो रहती है स्पेक्ट्रम। ठीक है। जो सेकंड बुक रहती है वो रहती है बिपिन चंद्र। और जो थर्ड बुक इसमें रहती है वो रहती है शेखर सर की, शेखर बंदोपाध्याय सर हैं, उनकी बुक है ये जो बुक है ना, इसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बिपिन चंद्र सर की जो बुक है उसका नाम रहता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और शेखर बंदोपाध्याय सर की जो बुक है उसका नाम रहता है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। तीनों ही बुक्स जो हैं वो मॉडर्न इंडिया की रहती हैं। अब अगर हम इसमें स्पेसिफिकली बात करें कि अगर इन बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप अगर मॉडर्न इंडिया आपको तैयार करनी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो कैसे करेंगे? आप इन तीनों बुक्स को पढ़े जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको? 1 साल निकल जाएगा इन्हीं को पढ़ने में, बहुत बल्कि बुक्स हैं ये। तो इससे अच्छा आपको ये रहेगा कि एक बुक को सेलेक्ट कर लो। मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूँगा तो मैं स्पेक्ट्रम को रिकमेंड करूँगा, आप स्पेक्ट्रम पे काम कीजिए, बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि चैप्टर्स के एंड में समरी भी दी होती है, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप समरी को एक बार रीड आउट कर लें। तो ये बेस्ट बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। ये आपको इसमें नेट में भी काम आती है, और अगर वो कोई और स्टेट पीसीएस वगैरह कुछ आपको देना है तो उसमें भी काम अच्छा देती है ये। अगर कोई भी टॉपिक स्पेक्ट्रम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसमें से कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। इन 2 बुक्स की बेसिकली बात क्या रहती है, ये जो हैं ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव बुक्स हैं, आपको बिल्कुल कहानियों की तरह पूरा सब कुछ समझाया गया है। ये जो है ये आपको एमसीक्यूज क्रैक करने में बहुत मदद करती है। बिपिन चंद्र सर की बुक है पूरी बल्कि है, इसमें आपको पूरी स्टोरी सुनाई जाती है। शेखर सर की है, ये भी आपकी पूरी बल्कि बुक है। कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, मान लो कोई कंटेंट कम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे पॉइंट के अकॉर्डिंग यही रहेगा कि आप किसी भी एक बुक को इसमें से उठा सकते हैं। पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन साइट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स, क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स। ये देखो, ये तो एक नोट्स बनाने का तरीका रहता है कि किसी भी चैप्टर से हमें टर्म्स को निकालना है, ट्रैवलर्स को निकालना है, क्योंकि एंटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई चैप्टर में से। अगर इसमें एग्जाम्पल से हम बात करेंगे ना कि बुक्स एंड ऑथर्स में कैसे करेंगे, तो मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मान लो अबू फजल हैं, अबू फजल ने बुक लिखी हुई है अकबरनामा, और एक लिखी है उन्होंने अयान ए अकबरी। और एक जो है हमारे पास और राइटर फिलोसफर कह सकते हैं, वो रहे हैं बादुनी। इसमें क्या है कि इन्होंने तो ये बुक्स लिखी है, और इन्होंने लिखी है मुंताक उल तवारिक। अब अगर एनटी आपको क्वेश्चन देगा ना, तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि मान लो अकबर के टाइम का कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसमें अकबर को क्रिटिसाइज किया गया कि उनका जो लिबरल रेन रहा है वो कोई और, जैसे मान लो कि दिन ए इलाही उन्होंने बनाया, तो उसमें हम मान सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक सेपरेट रिलीजन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अकबर को क्रिटिसाइज करने की कोई स्टेटमेंट आपको पेपर में आ रखी है ना, तो वो समझ जाना सीधा सीधा कि वो बादुनी की लिखी हुई बुक है, ये मुंताक उल तवारिक पे वो बात कर रहा होगा। क्योंकि इन्होंने जो लिखी है ना, ये अकबर के रेन में जरूर लिखी है, लेकिन इन्होंने अकबर को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अगर सिंपल कोई स्टेटमेंट आ रही है कि कोई लिबरल पॉलिसी की बारे में बात कर रहे हैं, या कोई और अच्छी बात हो रही है अकबर के बारे में, कोई स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा गया है कि राइटर कौन है या उसकी वो किस बुक में उसका जिक्र है, तो ये सीधी सीधी अबू फजल में चली जाए, अकबरनामा और यानी अकबरी से किसी ना किसी ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, ये रहता है। तो इसमें समझाने का मतलब ये है कि अगर पेपर में ऐसी कोई स्टेटमेंट आई हुई है जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं,
तो आपको जस्ट कीवर्ड कैच करना होता है कि ये कीवर्ड क्या है। अगर क्रिटिसाइज किया गया है तो ये, और क्रिटिसाइज नहीं किया गया तो ये। अब आप ये बुक थोड़ी ना पढ़ेंगे कि ये तो हज़ार पेजेस की बुक है, अकबरनामा थोड़ी पढ़ेगा कोई, ना ये मुंताकुल तवारी कोई पढ़ेगा। तो आपको जस्ट कीवर्ड्स को कैच करना होता है, ठीक है। तो लास्ट इसके बाद जो हमारा रहता है, इसकी अगर हम बात करें कि लास्ट पॉइंट की रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। देखो रिवीजन तो की रहती है हर, अगर सिलेबस हो चुका है आपका, जस्ट 1 मंथ बचा हुआ है एग्जाम में, तो आपको रिवीजन तो करनी ही करनी है। टेस्ट सीरीज का मैं पर्सनली क्या रिकमेंड करता हूँ कि जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाए ना, तब आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो आप कर चुके हैं वो तो आपका रिवाइज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और जो 50% आपका सिलेबस बचा हुआ है ना, उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट ये पता लग जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। ये करने के बाद ही हमें थोड़ा आइडिया रहता है। अगर आप शुरू में ही टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो हम 0% पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि सिलेबस शुरू करने से पहले ही हम उसको कर लें टेस्ट सीरीज को, ऐसा नहीं है। कुछ सिलेबस करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि चैप्टर को कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे उसमें थ्योरी दे रखी है, तो तभी हम 50% के बाद इस चीज़ पे आ जाएंगे कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे कंडक्ट करना है, टेस्ट सीरीज़ हमें लगानी है। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो अब हम अपने, ये हमारा सिलेबस है, एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप इसको एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चीज़ें इसमें वही हैं सारी की सारी जो मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। अलग से कुछ भी नहीं है कि मैं आपको अगर एक एक ये चीज़ बताऊंगा कि ये क्या है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे, ये हम अपनी फर्दर क्लासेस में बहुत डिटेल में करने वाले हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, क्या इनका मतलब होता है, क्या क्रोनोलॉजी रहती है, कौन से टाइम पीरियड के, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कौन से टाइम के ये हैं। जैसे भारतवर्ष है, सभा एंड समिति क्या है, वर्णाश्रम क्या है, वेदांत क्या है, पुरुषार्थ क्या है, रीना क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैं इसको एक बार बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ ताकि ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें, ठीक है। ये यूनिट्स रहती हैं, ये सिलेबस रहता है। जैसे फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं वो एंशिएंट इंडिया की रहेंगी, देन हमारे पास मॉडर्न इंडिया की, देन हमारे पास मिडिवल इंडिया की रहेंगी, और जो लास्ट की 3 यूनिट्स हैं वो मॉडर्न इंडिया की रहेंगी। इसमें जो यूनिट्स हैं वो 10 हैं, लेकिन अगर बाइफर्केशन देखें तो 9 यूनिट्स बन रही हैं अभी हमारी 3 के अकॉर्डिंग। तो लास्ट की जो यूनिट रहती है वो रहती है हिस्टोरियोग्राफी की, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहता है। हम देख लेते हैं उसको एक बार। ये आपकी मिडिवल इंडिया यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आपकी हिस्टोरियोग्राफी शुरू होती है। हिस्टोरियोग्राफी के 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको आते हैं बेसिकली। तो इसमें भी यही रहता है कि हमें थोड़े नोट्स के ऊपर काम करना चाहिए कि कैसे स्टेटमेंट आ रही हैं, कैसे ऑथर्स बुक्स वगैरह पूछे जा रही हैं। थोड़ी आइडियोलॉजी पे काम होता है कि कौन किसकी आइडियोलॉजी क्या रही है। तो ये वो चीज़, ये फर्दर हम अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम एक बार थोड़ा 1-2 मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। ये जो इसके 8 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, किसी भी बुक में, कहीं भी नोट्स पे अगर हम देखें तो ये कहीं भी मिल जाएगा। और बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपली रीड आउट कर लेंगे कि सर ये अच्छा ये थ्योरी है, ये हम पढ़ के चले जाएंगे, या पेपर में आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन एक बार आप देखना इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट टू बी एक्सकैवेटेड ब्रीफली इन 1872 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम and later extensively in 1921 by Dayaram Sawhney on the bank of river Ravi. Second point है symmetry as inside citadel, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, थर्ड पॉइंट हमारा है ब्रोंज चैरियट। फोर्थ है ग्रेनरी आउटसाइड सीताडेल बट क्लोज टू रिवर। फिफ्थ पॉइंट रहेगा सर्कुलर ब्रिज प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेशिंग ग्रेन्स, ये भी आउटसाइड सीताडेल है। बैरिक्स फॉर स्लेव्स आउटसाइड सीताडेल है। It has trade links with southern Mesopotamia, modern day Iraq. Combination of 3 copper instruments soldered together by their looped ends has been found at this site. अब देखो नॉर्मली तो हमारा ध्यान जो है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई इसमें जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि आप वो चीज़ें बता दो जो इनसाइड सीताडेल है और आउटसाइड सीताडेल है, ये आप सोचेंगे ही नहीं इस बात को। क्वेश्चन ये आएगा कि हड़प्पन साइट में इनसाइड सीताडेल जो है वो कौन सी चीज़ें एक्सकेवेशन में मिली हैं और कौन सी जो है वो आउटसाइड मिली हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, आप देख लेना इसको एक बार, ठीक है। सीताडेल का कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा डिस्कस करें कि क्या होता है, तो सीताडेल क्या रहता है, ये थोड़ा अपर प्लेटफॉर्म रहता है। जैसे मान लो ये पूरा एरिया है, ये पूरा नीचे टाउन है, ठीक है।
ये कोई भी हिली एरिया है या माउंट है या जो कुछ भी है, ये जो अपर का एरिया रहता है जिसकी एलिवेशन सी लेवल से थोड़ी सी अबव रहती है, इसको हम सिटाडेल बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है ना कि बेसिकली हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहते हैं, जैसे मान लो कि महल है, वो चीज़ इसके ऊपर रहेगी। कोई ऐसे असेंबली हॉल है जहाँ पे हमारी मीटिंग होनी है, या जहाँ पे किंग जो हैं या उनके हाई ऑफिशियल्स हैं उनके घर हैं। बेसिकली इसको ऊपर इसीलिए बनाया जाता है कि नीचे फ्लड आ रहा है तो कम से कम ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो बचे। और मान लो वॉर चल रही है तो यहाँ पे बनी हुई चीज़ को गिराना बहुत मुश्किल होता है, इसको नहीं गिरा सकते हैं। ये तो लोअर टाउन है, यहाँ तो फ्लड आएगा तो सब बह जाएगा। नीचे मान लो लड़ाई चल रही है तो इन लोगों को मार देंगे ये लोग। तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर सिटाडेल को बनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। तो ये है हमारा, ये मोहनजोदारो के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हैं मिडिवल इंडिया की कुछ टर्म्स, जैसे कि हमने इसे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया है कि हमें टर्मिनोलॉजी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है। तो ये जनरल टर्म्स रहेंगी जो दिल्ली सल्तनत की रहेंगी कि दीवान ए अर्ज को, अगर क्वेश्चन ये ऐसे ही आएगा आपको पेपर में कि एक तरफ ये आपको टर्म्स आएंगे, एक तरफ उसके मीनिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें कि दीवान ए अर्ज किसको बोलते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स रहता था कि जितनी भी मिलिट्री की चीज़ें हैं वो किंग की, वो सारे दीवाने अर्ज ही संभालता है कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कैसे सैलरीज हम देंगे, कितने लोग किस में रहेंगे, कैवेलरी है, इन्फेंट्री है, वो सारी चीज़ें जो है दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट के अंडर ही आती थी। किंग उसको डायरेक्ट नहीं संभालते हैं। फिर है जैसे सेकंड पॉइंट में शाहना क्या होता है, ये मार्केट सुपरिटेंडेंट होते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हम पढ़ेंगे कि मार्केट रिफॉर्म्स रहे हैं, तो मार्केट रिफॉर्म्स में क्या है, प्राइसेस फ्लैक्चुएट होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, ट्रेड लिंक्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें शाहनाह जो है वही कंट्रोल करता है। फिर है सर ए जंदार, इंचार्ज ऑफ स्क्रूटनी सिक्योरिटी ऑफ द सुल्तान, कि ये पर्सनल सिक्योरिटी होती है सुल्तान की, वो जो है सर ए जंदार जो है वो उसके हेड होते हैं। जैसे अभी अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो हमारे पीएम है, उनके साथ एसपीजी चलती है पूरी की पूरी। तो वो जो एसपीजी का जो इंचार्ज होता है वो एक टाइप से, अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो वो सर ए जंदार को ही हम टर्मिनोलॉजी में लेके जाएंगे कि वही जो है वो जो हेड है गवर्नमेंट के, उनको प्रोटेक्ट करने का काम इन्हीं का रहता है। फिर शेहबंदी है, ट्रूपर हायर्ड फॉर द ओकेजन, कि ये जो है परमानेंट मिलिट्री में ऑफिसर्स या लोअर रैंक में नहीं रहते हैं, ये ओकेजनली हायर किए जाते हैं। और हायर कौन करेंगे, दीवान ए अर्ज ही इनको जो है हायर करेंगे। इनको सैलरी भी जो है वो ओकेजनली ही दी जाती है, जैसे वॉर चल रहा है उस टाइम पे सैलरी दे देंगे, उससे अलग इनको सैलरी नहीं दी जाती है। वो इसीलिए होता है कि स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बचाया जा सके, ट्रेजरी जो है उसको बचाया जा सके, इसीलिए इनको रखते हैं। क्योंकि अगर 2-2 साल तक इनको रखेंगे और वॉर कोई चल ही नहीं रही है तो फिर वो फ्री में उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इस तरीके से ये शाहबंदी का कॉन्सेप्ट जो मिडिवल इंडिया में ट्रूपर हायर्ड फॉर द ओकेजन रहा है। अगर हम इसकी बात करें क्रोनोलॉजी ऑफ लेटर मुगल्स की, जब 1707 में जो है वो औरंगजेब नहीं रहे, उसके बाद ये लेटर मुगल्स रहे हैं। तो ये 13 रहे हैं काउंटिंग में। इसमें जो है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लो एक बार। मेन पर्पस वो है, पढ़ तो हम फर्दर क्लासेस में भी लेंगे, टेक्निक को देख लो एक बार। इसमें जो पूछा जाएगा वो एक तो क्रोनोलॉजी आपको आएगी कि आप इनको अरेंज कर दीजिए, एक आपको आएगा कि ये जो है इनका ईयर भी आ सकता है। अब आपको क्रोनोलॉजी पता होगी तो ईयर तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे, 4 ऑप्शंस में आएंगे। और सबसे मेन बात है, ये जो चीजें हैं ना, ये है इनके टाइटल। ये टाइटल जो है इन्होंने ले रखे हैं, तो ये टाइटल आ सकते हैं कि एक तरफ आपको ये रूलर का नाम आएगा और एक तरफ टाइटल आएगा कि किसको क्या टाइटल मिला हुआ है। जहाँ पे डैश लगा हुआ है वहाँ कोई प्रोमिनेंट टाइटल नहीं लिया गया है, ये आपका एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो। जैसे कि शाह आलम बहादुर शाह को मुअज्जम भी बोलते हैं, और शाह ए बेखबर जो इन्होंने टाइटल लिया था ये 1707 में आए हैं। फिर ऐसे ही काम बख्श है, उनका कोई टाइटल नहीं है। जहांदर शाह है, उनका कोई टाइटल नहीं है। फारूक सैयार जो आए हैं उन्होंने शाहिद ए मजलूम का टाइटल लिया है। रफ़ी उद्दाराजत जो है शॉर्टेस्ट रेन रहा है, मतलब कि इन्होंने बहुत कम टाइम पीरियड तक जो है रूल किया है। 1719 में कोई टाइटल नहीं रहा। रफ़ी उद्दौला 1719 में, शाहजहां सेकंड इनको कहा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो देखो आपने पढ़ाई होगा सबने, ये तो एनसीईआरटी में बहुत आता है। ये तो मान लो आपने ना भी सुने हो, लेकिन ये तो बहुत आता है रंगीला वाला गाँव। ठीक है, ये इनका टाइटल रंगीला ही रहा है। 1719 से 48 रहे हैं। अहमद शाह रहे हैं, आलमगीर रहे हैं, अजीज़ुद्दीन इन्होंने टाइटल लिया है। शाहजहां 3 रहे हैं 1759 में, शाह आलम सेकंड रहे हैं। इनको फिरदौस मंजिर और अली गौहर कहा गया है, ये इनका टाइटल रहा है। फिर अकबर सेकंड रहे हैं, और फिर बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर ये लास्ट रहे हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं लेटर मुगल्स 1837, 58, और इनको जाफ़र कहा गया है। तो
बेसिकली ये जो क्लास थी ना हमारी, ये टेक्निक के ऊपर है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है और कैसे देखना है। जो ये टॉपिक्स हमारे हैं इनको बहुत डिटेल में हम अपनी फर्दर क्लासेस में करेंगे। तो तब तक के लिए हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।